वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है अशोक, सम्राट अशोक 269 बीसी से 232 बीसी। मस्की अभिलेख अशोकवर्धन और गुर्जरा अभिलेख देवनाम प्रिय अशोक राजा देवनाम प्रिय दस्ती। अशोक ने अपना प्रथम विवाह, देखिए इस क्लास में हम अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जहां से एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रोक लिया करो एक जगह पर। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट्स बनाइए आप अपने। देखिए वीडियो आपकी ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए तो यहाँ पर हम पहले लिख के रखते हैं। आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको समझाया जाए, अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जाए, वो टारगेट हम यहाँ पे रख रहे हैं। समय कम और अधिक जानकारी। जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है वो विद्यार्थी आराम से वीडियो को रोक करके नोट्स बनाए। एक बार वीडियो को आप समझदारी के साथ में देखिए, पहली बार में नोट्स नहीं बनाइए। पहले आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, जब तुम्हारी समझ में आ जाता है तब नोट्स बनाइए आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। तो देखिए अशोक के बारे में इसमें हम जानेंगे इस क्लास में। अशोक ने अपना प्रथम विवाह महादेवी, जो उज्जैन की राजकुमारी के साथ किया, जिनसे इन्हें 2 संतानें हुई, महेंद्र सन और संमिश्रा डॉटर। इसने इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। यानी कि अशोक ने जो इन्होंने पहला जो प्रथम विवाह किया था उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से, उनसे इन्हें 2 संतानें हुई और इन्होंने उन दोनों संतानों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया। अशोक ने दूसरा जो विवाह किया था वो कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया। लारुवाकी से दूसरा पुत्र हुआ, जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अशोक का जो दूसरा विवाह हुआ था, ठीक है, उससे जो पुत्र हुआ था उसे कुशाल के नाम से जानते थे। और दूसरा विवाह इन्होंने कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया। देखिए मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, यहां से क्वेश्चन उठते हैं एग्जामों में। कुशाल का पुत्र था अशोक और अशोक का पौत्र था दशरथ। ठीक है, कुशाल पुत्र था अशोक का और अशोक का पौत्र था दशरथ। उसके बाद में 261 बीसी में कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली, एग्जाम में इस तरह से भी लिखा जाता है और देखो इस तरह से तोसली भी लिखी आ जाती है। ठीक है, मैंने दोनों तरीका से यहाँ पे लिख दी है थी। एक बार रिपीट करूंगा, लारुवाकी से दूसरा पुत्र हुआ जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। कुशाल का पुत्र था अशोक और अशोक का पुत्र था दशरथ। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली और तोसली थी। इस युद्ध का दूसरा कारण हाथी प्राप्ति था। यानी कि इस युद्ध का जो कारण था वो था हाथी प्राप्ति। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है, जिस समय पे ये कलिंग का युद्ध हुआ था उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। इस बात की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख
से प्राप्त हुई है। यानी कि इतनी जो जानकारी मैंने आपको बताई है, ये सारी जानकारी कहां से प्राप्त हुई है? हाथी गुफा अभिलेख से। इसे खारवेल ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? खारवेल ने। इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये चैंदी वंश का महान शासक था। ये चैंदी वंश का महान शासक था। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग के बाद में, कलिंग का जो युद्ध हुआ था बहुत भीषण युद्ध हुआ था, इसमें अशोक ने विजय प्राप्त की। ठीक है। और इस कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा मोगाली पुत्र तिसम या उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा शब्द है। मोगाली पुत्र तिसम या गुप्त ने दी थी। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अपने शासनकाल में 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। और शासन काल के 20वें वर्ष, देखिए 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की है और 20वें वर्ष में यह लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। यानी कि जब वे 20वें वर्ष की यात्रा पर गए, कौन? अशोक, तो कहां पर गए थे? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में जाकर के इन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, जिसका उल्लेख रुमन देही अभिलेख से मिलता है। ठीक है ना, इसका जो उल्लेख है वो रुमन देही अभिलेख से मिलता है। अशोक ने वित्सता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया। अशोक ने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया, यानी कि उस पर रोक लगाई। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों का जो निर्माण किया था, सबसे पहले अशोक ने किया था। अपने शासनकाल में अशोक ने सांची स्तूप, एमपी इंडिया बजट, वर्ल्ड बजट, बारोबोडर स्तूप जावा जो इंदौर में है, तथा धार्मिक स्तूप जो सारनाथ में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लगा हुआ है, 251 बीसी में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। यानी कि अशोक ने 251 बीसी में तीसरी महासंगति का, यानी कि बौद्ध की जो तीसरी महासंगति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, जिसमें इसने बौद्ध धर्म में तीसरा पीठक और अधिधम्म पीठक जोड़ा था। जब इसने तीसरी महासंगति का आयोजन करवाया तो उसमें इसने तीसरा पीठक और अधिधम्म पीठक जोड़ा। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी थी। जब अशोक अपने जीवन के अंतिम चरण में, यानी कि अपने अंतिम चरण में था, यानी कि अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी। शैव धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, ठीक है, जिन्हें दान में दी थी गुफाएं। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुशाल और फिर पुत्र दशरथ हुए। देखिए अशोक का पुत्र था कुशाल और कुशाल का पुत्र था दशरथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। यानी कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ और सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। देखिए शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश 185 बीसी से 72 बीसी,
इसके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। इसे भारत का ब्राह्मण वंश माना जाता था और इसे हिंदू वंश भी माना जाता था। ठीक है ना। जो शुंग वंश था इसे भारत का ब्राह्मण वंश माना जाता था। इसने भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, यानी कि इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को ध्वस्त यानी कि नष्ट करवाया था। किसने करवाया था? शुंग वंश में। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासन काल में हुआ, यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसका जो विकास सबसे अधिक हुआ था तो वो शुंग वंश में हुआ था 185 बीसी से 72 बीसी में। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जो पतंजलि महाभाष्य की रचना, वे संस्कृत व्याकरण, योग की शुरुआत की थी। यानी कि योग की जो शुरुआत हुई थी वो शुंग वंश से ही हुई थी। इसने 2 महायज्ञों यानी कि अश्वमेध यज्ञों को करवाया था। वो पहला था पतंजलि महाभाष्य की रचना और दूसरा था संस्कृत व्याकरण योग की शुरुआत के द्वारा किए गए। देखो यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। इसने अपनी राजधानी विदिशा यानी कि जो एमपी को बनाया था। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र शुंग हुआ। हमें नोवेल मालकी मित्रम रिटन बाई कालिदास रिटन इन गुप्तास पीरियड से मिली है, यानी कि जो गुप्त पीरियड था उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है और रिटन बाई इसके कालिदास थे। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसी ने सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति एक अय्यासी क्रम का एक शासक था। इसके बाद आता है कण्व वंश। देखिए कण्व वंश 72 बीसी से 28 बीसी। फाउंडर वासुदेव। जब वासुदेव को लगा देवभूति शासन को सही तरह से नहीं संभाल पा रहा है तो उसने क्या किया, यानी कि कमजोर राजा था देवभूति। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके अगला शासक बना। उसके बाद में फाउंडर इसका जो पुत्र था सुशर्मा। इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन का अर्थ जो होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, सातवाहन। इसका जो अर्थ होता है, सातवाहन का अर्थ होता है सिंह का है जो वाहन, यानी कि सिंह का वाहन। तो आंध्र सातवाहन वंश 28 बीसी से थर्ड कंट्री। इसके बाद कैपिटल थी इसकी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है, और इसके जो फाउंडर थे सिमुक थे। फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी सातकर्णी प्रथम। सेकंड ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हॉल बैक गतसुत्तम। इस वंश का सबसे महान राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। जो कर्ण वंश था उस वंश का सबसे जो महान राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जो 106 + 130 तक
यानी कि 106 से लेकर के 130 तक शासन किया। इसी ने भारत में शीशे के सिक्के चलवाने वाला प्रथम शासक था। यानी कि जो भारत में शीशे के जो सिक्के चलवाए थे सबसे पहले वो सातकर्णी ने चलवाए थे। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की शुरुआत की। यानी कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाने की शुरुआत भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखाने की प्रथा चलाई थी। यह भारत का तीसरा चक्रवर्तीय राजा था। जो सातकर्णी था वो भारत का तृतीय चक्रवर्ती राजा था। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसे विशिष्टि पुत्र पुलामीव के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण में आक्रमण करके आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया, इसलिए इसे आंध्र सम्राट कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक पुलम्वी थड़ हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमण। इंडो ग्रीक्स, ऑर्गाइन ग्रीक जो यूनानी थे, इनके जो फाउंडर थे डेमेट्रियस प्रथम। कैपिटल इनकी सिंध थी। ग्रेटेस्ट रूलर मिनांडर या मिलिंद। ये मिनांडर है, मिलिंद। अब देखिए मिनांडर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इतिहास का प्रथम शासक था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। यानी कि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो मिनांडर ने चलवाए थे। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्राप्त की। सोर्सेस बुक मिलिंदा पहना, इसकी जो सोर्सेस बुक थी वो मिलिंदा पहना थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला मिनांडर था और भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाने वाला सातकर्णी था जो कण्व वंश के राजा थे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कहीं से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप रोक करके दोबारा चला सकते हो, और तब भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो।